मैंने अपने पिता को एक पेड़ से बांध दिया और लगातार 7 डेज तक उन्हें पीटता रहा। 7वीं रात को आखिरकार वह टूट गए और उन्होंने मुझे सच बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के पास एक सीक्रेट सिस्टम है जो 100 जनरेशन से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थ पर जितना भी पैसा है सब मिलाकर भी हमारे जितना नहीं है। मुझे उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी मदर पास ही बैठी थी, हमेशा की तरह शांत। उसने कहा, इतना हैरान मत हो। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं? मेरे फादर ने कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत पहले अर्थ छोड़ चुके हैं। मेरी मदर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हम अब उन्हें महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा, यह इम्पॉसिबल है। अर्थ के बाहर कोई ऐसा प्लेनेट नहीं जहां इंसान सरवाइव कर सके। मेरी मदर को मेरे रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, हमारा परिवार नॉर्मल नहीं है। हम बूढ़े नहीं होते। हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, कुछ तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा। और हमारे पास जो पावर है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। तभी मेरे फादर एक अजीब चीज लेकर आए, एक सिरिंज जो ब्राइट ब्लू चमक रही थी। उन्होंने एक छोटा केस खोलते हुए कहा, यह तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा और अब परिवार की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। मैंने हमारे छोटे टूटे हुए घर को देखा और पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी? उन्होंने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, इससे तुम्हें दुनिया में कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो बैलेंस चेक कर लो। उन्होंने कार्ड मुझे दिया और मैंने तुरंत अपना बैंकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर जीरोस गिनने लगा, 8 जीरोस। ये फेक होना चाहिए था। मैंने पूछा, हमारे परिवार के पास आखिर कितना पैसा है? उन्होंने एक दूसरे को देखा। मेरे फादर बोले, हमें नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में किसी के पास हमसे ज्यादा नहीं है। हम अपने छोटे से मेसी लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे एक ऑनलाइन वीडियो याद आया जिसमें एक रिच किड कह रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी उससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स गेट के पास खड़े थे। उनके काल्म चेहरे सब कुछ और रियल बना रहे थे। मेरे फादर ने कहा, एक दिन तुम भी हमारे जैसे बनोगे, इस दुनिया के रूल्स से आजाद। मेरी मदर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब अर्थ बोरिंग लगे हमारे पास आ जाना। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मेरे फादर ने बिना कुछ बोले सिरिंज मेरे हाथ में घुसा दी। एक तेज दर्द हुआ, फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं गिर गया। धुंधली नजरों से मैंने अपने पेरेंट्स को साथ खड़े देखा। उनके पीछे ब्राइट लाइट बढ़ रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं कहीं और था। हर तरफ ब्लू लाइट थी। मेरे सामने वर्ड्स दिखे, टाइकून सिस्टम, अनलॉकिंग ऑल वेल्थ। एनर्जी मेरे पूरे शरीर में वेव की तरह दौड़ गई। फिर मैं जाग गया। मैं अपने बेड पर था। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सब एक सपना था? नहीं, मुझे हर वर्ड याद था। पैसा, पावर और एक ग्रैंडफादर जो आसमान के पार कहीं खो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत बेड से कूदकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। मैं हर रूम में भागा, उन्हें पुकारता रहा, लेकिन उनका बेडरूम खाली था। बेड अनटच्ड था। तभी एक ग्लोइंग ब्लू स्क्रीन कमरे में चमकी। एक आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99th होस्ट पहले ही 98th को ढूंढने जा चुका है। अब सब कुछ रियल लगने लगा। वह फैमिली सिस्टम जो मेरे पेरेंट्स ने बताया था मेरे सामने तैर रहा था। मैंने सांस रोकी। सिस्टम बोला, जब तुम्हारा अथॉरिटी लेवल काफी बढ़ जाएगा तब तुम इस प्लेनेट को छोड़कर उन्हें ढूंढ सकते हो। फिर उसने मिशंस दिखाए, स्पेंड मनी, शो ऑफ। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। यही प्लान था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। इतने पैसे के साथ अब ऐसा कभी नहीं होगा। पहला मिशन सामने आया, पूरी दुनिया को बताओ कि मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। डेडलाइन 1 ईयर। मैं सोचने लगा कि शुरुआत कहाँ से करूं। पैसा खर्च करना था, ये क्लियर था, लेकिन किस पर? कार, हाउस, यही पहले आइडियाज आए। मैं पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान रहा था। मुझे बड़े लेवल पर खर्च करना नहीं आता था। सिर्फ सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। तभी सिस्टम फिर से आया, बिगिनर मिशन, लिव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन खर्च करो। रिवॉर्ड, तुम्हारा बॉडी ट्वाइस स्ट्रांग हो जाएगा। 10 मिलियन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। सबसे बड़ी अमाउंट जो मैंने टच की थी वह मेरी कॉलेज फी थी, लेकिन 10 मिलियन उस ब्लैक कार्ड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखने लगा। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। सिस्टम चाहता था कि मैं बाहर जाऊं और पैसे खर्च करूं। 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, सिस्टम ने कहा। हमारे बिजनेस हर सेकंड 20 मिलियन कमाते हैं। गोल्डन नंबर्स मेरे चारों तरफ हवा में भर गए। इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि मैं गिन भी नहीं पा रहा था। इस सिस्टम को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। उसने पूछा, तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? मैंने बिना सोचे कहा, अपोलो सन गॉड। तुरंत मेरे कमरे के बीच में उस कार का गोल्डन होलोग्राम दिखाई देने लगा। 5 मिनट्स बाद मेरा फोन बजा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। क्या आप मिस्टर चैन हैं? हमने आपके लिए एक कस्टम स्पोर्ट्स कार तैयार की है, उसने कहा। हम डिलीवरी अरेंज करने के लिए कॉल कर रहे हैं। मैं फ्रीज हो गया। मैंने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने तो बस नाम बोला था। क्या सिस्टम ने खुद ऑर्डर कर दिया? ये कैसे पॉसिबल था? मैं बेड पर बैठकर फोन को घूरता रहा। वह आदमी अब भी बोल रहा था, कस्टम डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल्स, बेस्ट फीचर्स। उसकी आवाज काल्म और प्रोफेशनल थी। हम इसे 2 वीक्स में डिलीवर कर देंगे, उसने कहा। मैंने कहा, जब रेडी हो जाए तो कांटेक्ट करना। उसने जवाब दिया,
आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान है। मुझे अभी भी लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गलत था। ऐसी कार्स को बनाने में नॉर्मली 6 मंथ्स या 1 ईयर लगता है, तो मेरी 2 वीक्स में कैसे रेडी हो गई? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं हर मेजर स्पोर्ट्स कार कंपनी का 70% ओनर हूँ और उनका 90% प्रॉफिट मेरे पास आता है। कौन तुम्हें वेट करवाने की हिम्मत करेगा? मैं चुप रह गया। क्या मैं सच में उन सब कंपनीज का बॉस था? फेरारी, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, पगानी, सिस्टम एक के बाद एक नाम गिनाता गया। वह सब मेरे थे और फिर भी मिलाकर मेरे टोटल वेल्थ का 8% भी नहीं बनते थे। अब मुझे समझ आया कि हमारा फैमिली कितना रिच है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। ये सब एक साथ समझना बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर सब सिंपल हो गया। 10 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं था। अगर पैसा कभी खत्म नहीं होगा तो मैं बिना डर के खर्च करूंगा। मैंने डेस्क से फोन उठाया, लाइव स्ट्रीम ऐप खोला और टॉपअप कंफर्म किया। 5 मिलियन तुरंत डाल दिए। स्क्रीन गोल्ड ग्लो करने लगी। कहीं ऑनलाइन एक व्यूअर ने नोटिफिकेशन देखा और तुरंत सर्च करने लगा कि ये कौन है जिसने 5 मिलियन खर्च कर दिए। 2 साल पुराना अकाउंट, लगभग कोई स्पेंडिंग हिस्ट्री नहीं। वह कंफ्यूज था। इधर मैं अपने कमरे में हल्की स्माइल के साथ बैठा था। ऑनलाइन लोग मुझे फूल कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मैंने कंपनी का पैसा चुराया है। मैं हर कमेंट पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरा एक हिस्सा अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या किया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया। 5 मिलियन एक टैप में खत्म। लेकिन फिर मैंने ऊपर देखा, ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें आदत हो जाएगी, सिस्टम ने कहा। मैंने सिर पकड़कर साई किया। सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया था, लेकिन समर ब्रेक था और मुझे कहीं जाना नहीं था। आदत से मैंने एक गेमिंग स्ट्रीम खोली, मेरे फेवरेट स्ट्रीमर टीचर पू की। वह कॉमेडी गेमिंग कंटेंट करता था और मैं उसे महीनों से देख रहा था। पहले मैं उसे सिर्फ फ्री गिफ्ट्स देता था, लेकिन आज सब बदलने वाला था। मैंने एक साथ लगभग 8000 पैंडा गिफ्ट्स भेज दिए, 500,000 के। मैं आर्म्स क्रॉस करके पीछे लीन हो गया। अब पैसे खर्च करना डरावना नहीं लग रहा था। उसके स्ट्रीम पर टीचर पू अपनी सीट से लगभग कूद गया। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि बस कलर्स ही कलर्स दिख रहे थे। व्यूअर्स पागल हो गए थे। ये रिच आदमी आया कहां से? मैं हाथ जोड़कर बैठा केओस देख रहा था। यह किसी गेम से भी ज्यादा मजेदार था। दूसरी तरफ टीचर पू खुद को संभाल कर चेयर पर बैठा। उसने पहले भी बिग स्पेंडर्स देखे थे, लेकिन इतना नहीं। वह स्क्रीन को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। थैंक यू बॉस, उसने माइक में चिल्लाया। 8000 पैंडास, ये इंसेन है। अभी आपको मॉडरेटर बनाता हूँ। वह हंसते हुए बोला, हम साथ में गेम्स खेल सकते हैं। मुझे चैट पर ऐड करो भाई। थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट पर मॉडरेटर बैज आ गया। मैंने बिना सोचे उसे कांटेक्ट भेज दिया। मैंने मैसेज किया, शायद कभी तुम्हारे सिटी आकर तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मैं दूसरे रूम्स चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने एक और स्ट्रीम खोली और 1000 पेंडास और भेज दिए। मैं पीछे बैठ गया, ठुड्डी हाथ पर टिकाकर। अब स्पेंडिंग का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने अपनी फॉलो लिस्ट खोली और अगला टारगेट देखने लगा। एक और स्ट्रीमर ऑनलाइन थी, एक लड़की जिसका नाम सिन्यू था। वह हर रात पियानो बजाती और गाती थी। वह अपने ग्रैंड पियानो पर बैठी थी। उसके पीछे खिड़की से वार्म लाइट आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज ने बाकी सब कुछ गायब कर दिया, लेकिन उसके रूम की चैट बिल्कुल शांत नहीं थी। ये उसके फैंस की वजह से नहीं था। भीड़ मेरे पीछे पीछे आई थी। हर कोई उस बिग स्पेंडर को देखना चाहता था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से करूंगा? उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसकी व्यूअर काउंट 60,000 तक पहुंच गई। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने बिना कुछ कहे फोन उठाया। एक और 1000 पैंडास। सिन्यू बीच में ही रुक गई। उसके हाथ उसके मुंह पर चले गए। उसने कैलकुलेटर उठाया। 500 पर गिफ्ट, 1000 गिफ्ट्स, टोटल 500,000। उसका हिस्सा 250,000 था। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे लकी इंसान है। लेकिन फिर उसने यूजर नेम देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके स्ट्रीम पर रोज सिर्फ 2000 व्यूअर्स आते थे और यह नाम हर रात आता था। वह शांत व्यूअर जो कभी कुछ स्पेंड नहीं करता था। वह कुर्सी पर पीछे झुक गई। यह वही इंसान था जो हमेशा से वहां था। वह सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रही थी, बस बार बार थैंक यू कह पा रही थी। नीचे कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। चैट थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये स्ट्रीमर अब फेमस होने वाली है, किसी ने लिखा। सिन्यू हर शब्द पढ़ रही थी। उसके हाथ उसके सीने पर थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक मैसेज ने उसे रोक दिया। ये सीधा उसके दिल तक पहुंच गया। वह अपने चेहरे को संभालने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मैसेज मैंने खुद लिखा था। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। स्क्रीन के उस तरफ सिन्यू आगे झुक गई। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे उम्मीद है तुम्हारा सिंगिंग और पियानो तुम्हें जल्द खुश करेगा, मैसेज में लिखा था। चैट फिर एक्सप्लोड हो गई। ये सिर्फ रिच नहीं है, इसके पास दिल भी है।
किसी ने लिखा। सिन्यू ने अपने हाथ के पीछे से आंखें पोंछीं और गहरी सांस लेने की कोशिश की। उसने धीरे से पूछा, क्या कोई सॉन्ग है जो तुम सुनना चाहते हो? मैंने अपने फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग का नाम टाइप किया और भेज दिया। उसकी उंगलियां कीज पर चली गईं और उसने बजाना शुरू किया। जब आखिरी नोट खत्म हुआ, मैंने फिर से स्क्रीन टैप किया। एक और 1000 पेंडास। चैट फिर पागल हो गई। इसके बाद मैं रुकने वाला नहीं था। एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम पर जाता रहा, जैसे मन करे वैसे स्पेंड करता रहा। छोटा या बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। हर स्ट्रीमर जिसे मैं पसंद करता था उसे कम से कम 99 पैंडास मिलते थे। पूरा दोपहर ऐसे ही निकल गया। 10 मिलियन, सब कुछ एक ही आफ्टरनून में स्ट्रीमिंग पर खर्च हो गया। सिस्टम का टास्क आखिर पूरा हो गया। मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था, लेकिन मैं बस नम था। फोन मेरे हाथ में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें अपनी जान हो। उसी प्लेटफॉर्म पर एक लेजेंड जन्म ले चुका था, एक मिस्ट्री यूजर जिसने 3 आवर्स में 10 मिलियन खर्च कर दिए। वह मैं था। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह झटका लगा। हर मसल और हर बोन जलने लगी। 5 मिनट्स बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस 100th होस्ट, तुम्हारा बॉडी अब पहले से ट्वाइस स्ट्रांग है। मैंने अपने हाथ खोले बंद किए, वही हाथ, लेकिन एहसास पूरी तरह अलग। मैंने पूछा, यह अभी क्या था? एक गोल्डन सर्कल सामने आया। सिस्टम बोला, यह एनर्जी 99th होस्ट ने सेव की थी। पूरी जिंदगी की जमा पावर जो तुम्हें नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा बना सकती है। लेकिन तुम्हारे फादर ने ऑर्डर दिया था कि यह पावर धीरे धीरे मिले, टास्क्स के रिवॉर्ड्स के जरिए। अगर एक साथ मिलती तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए खराब होता। सिस्टम ने कहा। ये बात समझ में आई। जल्दी मिली पावर सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आती है। मैंने मुट्ठी बंद की। इतना छोटा बूस्ट भी इनक्रेडिबल लग रहा था। बाकी बाद में आएगा जब मेरा लेवल बढ़ेगा। सिस्टम ने कहा, एक और बात, मैंने तुम्हारे लिए एक बटलर अरेंज किया है। एक आदमी जिसे पिछले होस्ट ने मदद की थी, वह अभी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मैंने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी तेजी से अंदर आया, इतना एक्साइटेड कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, आप यंग मास्टर चैन होंगे। उसकी आंखें चौड़ी थीं। मैं आज अपनी ग्रैंड डॉटर को भी लाया हूँ ताकि वह आपके एसेट्स ट्रांसफर में मदद कर सके। मैंने उसका हाथ मिलाया और कहा, कृपया अंदर आइए। सच कहूं तो मुझे कल ही पता चला कि हमारा फैमिली असल में कितना ओन करता है। मैंने उससे कहा। हम साथ बैठकर टी पीने लगे। उसकी ग्रैंड डॉटर उसके पास चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा, मिस्टर ज्वांग, आपको मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वह बोला, मुझे ओल्ड ज्वांग ही बुलाओ। उसका बेटा मेरी कंपनीज संभालता था और उसकी ग्रैंड डॉटर ज्वांग यिंग मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली थी। उसने कहा, वह आपकी हर जरूरत में मदद करेगी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है? ओल्ड ज्वांग मुस्कुराया। तुम हर बिजनेस मैटर खुद हैंडल नहीं कर सकते, उसने कहा, और इसके अलावा उसके पास ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री है। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। ऑक्सफोर्ड बिजनेस मैनेजमेंट बुरा नहीं था, उसकी बात सही थी। मुझे अपने ही पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मैं कल कैश खत्म कर दूं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने मान लिया कि उसे साथ रखना सही रहेगा। सब सेटल होने के बाद ओल्ड ज्वांग चला गया। मैं बैल्कनी पर गया और रेलिंग पर झुक गया। उसकी कार रोल्स रॉयस थी। ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा था। हुड पर गोल्डन फिगर सनलाइट में चमक रही थी। रोल्स रॉयस, प्राइवेट ड्राइवर, फॉर्मल सूट। ये आदमी बहुत वेल्थी था, फिर भी वह सिर्फ मेरे फैमिली का मैनेजर था। वह भी सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की फॉर्च्यून का छोटा हिस्सा संभालता था। उसके जाने के बाद मैं और ज्वांग यिंग कुछ देर चुप बैठे रहे। वह मुझे ध्यान से देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। लेकिन एक छोटे कमरे में एक लड़का और लड़की अकेले बैठे हों तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। उसने ही साइलेंस तोड़ा। क्यों ना आप कहीं नया मूव करें? उसने कहा, यह जगह आपके लिए बहुत छोटी है। मैंने कमरे के पुराने वॉल्स और छोटे बेड को देखा। वह सही थी। उसने कहा, आपके पास हर मेजर सिटी में प्रॉपर्टी है, आप कहाँ रहना चाहेंगे? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं चेयर पर पीछे झुक गया। इतना तो देश का सबसे रिच आदमी भी ओन नहीं करता होगा। मैंने कहा, जांगनन यूनिवर्सिटी के पास, मैं वहां पढ़ने वाला हूँ। ज्वांग यिंग ने तुरंत बैग से टैबलेट निकाला और तेजी से सर्च करने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स भर गए। डजन्स ऑफ लिस्टिंग्स। मैं स्क्रीन की तरफ झुका। उसने एक जगह दिखाते हुए कहा, यह मिल गया। जांगनान यूनिवर्सिटी से 3.5 किलोमीटर दूर, प्राइवेट विला एरिया, यूरोपियन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन। मैं पानी पी रहा था जब उसने कहा, 1600 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, टोटल वैल्यू 280 मिलियन। मैं इतना जोर से खांसा कि टेबल पर झुक गया। एक घर के लिए 280 मिलियन। मैंने कहा, मतलब 180,000 पर स्क्वायर मीटर? ज्वांग यिंग मुस्कुराई। उसे मेरा रिएक्शन मजेदार लग रहा था। उसने कहा, अगर आप देखना चाहें तो अभी चल सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, चलते हैं। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा। बस एक चीज लेनी थी, एक फोटो जिसमें मैं और मेरे पेरेंट्स साथ मुस्कुरा रहे थे। मैं उसे हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ चला। डोरवे पर रुककर पीछे देखा। दिल खाली सा लग रहा था। 20 साल इस जगह में बिताए और अब एक पल में सब छोड़कर जा रहा था। ज्वांग यिंग ने तुरंत नोटिस किया। उसने कहा, मैं किसी को यहाँ रेगुलरली क्लीन करने भेज दूंगी, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। मैंने सिर हिलाया।
उस समय मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने झुककर नमस्कार किया और मुझे बाहर ले गई। हम दोनों नीचे आए और पार्किंग एरिया की तरफ चले। जैसे ही ज्वांग यिंग ने बाहर खड़ी पोर्शे देखी, वह रुक गई। उसने पूछा, आप सच में यह ड्राइव करते हैं? वह मेरी कार को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बेकार चीज हो। जब मेरे फादर ने पहली बार फैमिली के बारे में बताया था, मुझे लगा था ये कार रेंटेड है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि इसे ओन करना भी एम्बैरेसिंग है। उसने कहा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कस्टम स्पोर्ट्स कार ऑर्डर कर दी है, 2 वीक्स में आ जाएगी। मैंने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लोग मुझे रोड किंग कहते थे। वह बस मुझे घूरती रह गई। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल से ही गाड़ी चलाई थी, लेकिन जैसे ही मैं स्टीयरिंग के पीछे बैठा, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा बॉडी अभी अभी डबल हुआ था। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ स्टेडी थी, मेरी नजरें शार्प थीं और मेरे रिएक्शंस पहले से कहीं तेज थे। चांगनन तक एक सिंपल ड्राइव थी, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने स्मूथली कार बाहर निकाली, जैसे मैं यह हजारों बार कर चुका हूँ। अगर तुम थक जाओ तो मुझे ड्राइव करने देना, ज्वांग यिंग ने कहा। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरे ग्रैंडफादर का पूरा परिवार आपके परिवार का कर्जदार है, उसने कहा। अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। वह बोलती रही। उसकी आवाज काम थी, लेकिन वर्ड्स भारी थे। अगर हम इस रोड पर एक्सीडेंट में मर भी जाएं, उसने कहा, तो भी हम वही लाइफ लौटा रहे होंगे जो आपके फैमिली ने हमें दी थी। मैंने पूछा, क्या सच में इतना सीरियस है? मेरे ग्रैंडफादर कैसे इंसान थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि एक पूरा परिवार इतना लॉयल हो गया? ज्वांग यिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे देखती रही। मैंने गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। सामने आसमान खुला और साफ था। ऐसा लग रहा था कि आज से हर दिन कुछ नया लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए। गेट पर लिखा था जांगनन विला। जांगनन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के कारण मैंने इसके बारे में सुना था। मेरे रूममेट्स इसके बारे में बात करते थे। यहाँ के सबसे सस्ते घर 80,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होते थे। हम कार से उतरे और मेन बिल्डिंग की तरफ चले। सबसे छोटा विला भी 200 स्क्वायर मीटर्स का था। इतना पैसा तो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। अंदर का लॉबी एक 5 स्टार होटल जैसा था और अब मैं पूरे कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा विला ओन करता था। ज्वांग यिंग मुझे सर्विस सेंटर ले गई। ये हाई एंड कैफे जैसा है, उसने कहा। यहाँ सब कुछ ओनर्स के लिए फ्री है। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की मुस्कुराई। हेलो, मेरा नाम श्याओवेन है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ज्वांग यिंग आगे बढ़ी। हेलो, मैं मिस्टर चेन की प्राइवेट असिस्टेंट हूँ। हम विला नंबर 1 की कीज लेने आए हैं। श्याओवेन का पेन लगभग गिर गया। वह शॉक में फ्रीज हो गई। विला नंबर 1 सालों पहले सेल हो चुका था, लेकिन कोई वहां रहने नहीं आया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और स्वीट स्माइल दी। ऑफ कोर्स, हमें बस कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। ओनर